हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एग्जैक्टली डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को क्यों आखिर डिसइन्वेस्ट किया गया, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, क्या प्रॉब्लम थी पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ, वो भी हम लोगों ने देखा। डोंट वरी, अगर आप लोगों का वो टॉपिक नहीं हुआ है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप वो लेक्चर दोबारा से देख सकते हो। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में कि आखिर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का रीज़न क्या था, क्यों डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाया गया, क्या उद्देश्य थे, क्या मकसद थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो आज हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। इसके पहले कि मैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में और आगे बात करूँ, शॉर्ट में आपको खाली डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा फिर से एक बार। डिसइन्वेस्टमेंट का एकदम आसान मतलब है जो नॉन वायबल बिजनेस था गवर्नमेंट का, ऐसी कंपनी जो सिक हो चुकी थी, ऐसी कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, गवर्नमेंट ने उन लॉस मेकिंग कंपनी को सेल किया ताकि उस पैसे को दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। कहाँ कहाँ पैसा यूज़ किया गया, कैसे क्यों यूज़ किया गया, वो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई एक बिज़नेस जिसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट विड्रॉ कर ले बाय लिक्विडेशन और बाय सेलिंग द कंपनी। आईपीओ लॉन्च करके भी ये किया जा सकता है, या डायरेक्टली किसी प्राइवेट पार्टी को कंपनी सेल करके भी डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट किया, जहां एयर इंडिया टाटा ग्रुप को सेल कर दिया गया। इसी तरीके से एलआईसी का भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट आईपीओ लॉन्च करके किया गया। तो या तो गवर्नमेंट किसी प्राइवेट पार्टी को सेल करके डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता है, या आप कह लीजिए नॉर्मल पब्लिक में आईपीओज लाकर भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव थे डिसइन्वेस्टमेंट के। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, या तो क्लियरली कहा गया है कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व द सेल ऑफ इक्विटी और बॉन्ड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है पब्लिक सेक्टर यूनिट में, गवर्नमेंट उस पैसे को आप कह लीजिए किसी न किसी तरीके से सेल करने की कोशिश करता है। उस पैसे को गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से रिकवर करने की कोशिश करता है, विड्रॉ करने की कोशिश करता है। डिसइन्वेस्टमेंट शेयर्स आर लिस्टेड, कोटेड एंड ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। Indian and foreign financial institutions, bank, mutual fund companies as well as individual can buy the disinvested shares and bond। तो बहुत सीधी सी बात है, आप जो भी कंपनी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करना चाहती है, गवर्नमेंट उस कंपनी के शेयर्स या तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा देगी, या फिर आईपीओ लॉन्च कर दिया जाएगा, या फिर किसी प्राइवेट पार्टी को प्राइवेट प्लेसमेंट के अंडर में सेल कर दिया जाएगा। कंक्लूजन सिर्फ यही है कि डिसइन्वेस्टमेंट में आप कह लीजिए गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट का इक्विटी है, जो भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में, गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करता है बाय सेलिंग और लिक्विडेटिंग द कंपनी। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो डिसइन्वेस्टमेंट का हमेशा रहा है, दैट इज़ टू पुट द नेशनल रिसोर्सेज एंड द एसेट टू द ऑप्टिमम यूज़। जब भी गवर्नमेंट देखता है कि कोई एक यूनिट है जिसमें लगाया हुआ पैसा पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है, या कोई भी प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्टिवली यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करता है और किसी ऐसी जगह लगाता है जो ज़्यादा पोटेंशियल हो, या जहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स गेन हो सके, आप कह लीजिए। सो दिस विल यूज़ टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का पोटेंशियल रेज करने के लिए आप कह लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्या क्या मेन गोल्स हैं, अगेन हर एक गोल्स को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे क्लियरली देखेंगे हम लोग। द वेरी फर्स्ट गोल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज रेजिंग द रिसोर्सेज। सो गाइज, सिचुएशन क्या था जब 1991 में डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ। सिचुएशन उसके पहले ये था कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर वाज लार्ज देन रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कम रहा था और खर्च ज़्यादा कर रहा था।
ऐसे में गवर्नमेंट को बहुत सारे एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट के पास में पैसों की ज़रूरत थी। क्यों पैसों की ज़रूरत थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन लिए हुए थे जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना था। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके सैलरी एंड वेजेस पे करने थे। जो सब्सिडीज़ रन हो रही थी वहाँ के एम्प्लॉय के सैलरी एंड वेजेस पे करने थे। लेकिन गवर्नमेंट के पास में कोई सरप्लस कैपिटल नहीं होता था कि गवर्नमेंट इन कंपनीज़ को रन कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट को बहुत सारे आपके लिए सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। जैसे आप कह सकते हो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में यू कैन कंसिडर एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वेलफेयर। हम लोगों ने सारी चीज़ें पहले मॉड्यूल में देखी हुई हैं। इसी तरीके से आप कह लीजिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कह सकते हो रोडवेज़, हाईवेज़, पावर प्रोजेक्ट। देखिए गाइस, इन सब चीज़ों के लिए लगता है बहुत सारा पैसा। तो गवर्नमेंट को थी पैसों की ज़रूरत, और ये पैसे कहाँ से अरेंज किए जाए? तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे था डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने सिंपली आप कह लीजिए जो भी नॉन प्रोडक्टिव यूनिट था या जो भी नॉन प्रोडक्टिव कंपनीज़ था उनको सेल करना शुरू किया। एंड बाय सेलिंग द नॉन प्रोडक्टिव कंपनीज़ एंड नॉन प्रोडक्टिव यूनिट्स, गवर्नमेंट अल्टीमेटली गेन द फंड्स एंड डेफिनेटली उन फंड्स को यूज़ किया गया एजुकेशन के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए। जो भी गवर्नमेंट का नॉन स्ट्रैटेजिक कंपनी था, जैसे कि होटल है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, कंज्यूमर कंपनीज़ हैं, यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया और इस इन्वेस्टमेंट को यूज़ किया गया बहुत सारे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। गाइज, ध्यान में रखने वाली बात यह है दैट देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेब्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट विच नीड टू बी सर्विस्ड एंड reduced बिफोर द मनी इज़ अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट को ये सारे लोन्स जो गवर्नमेंट के पास में वो भी कम करने थे और उसके रिपेमेंट के लिए भी ये पैसा जो है वो काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया गया। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग वाज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो दोस्तों दूसरा जो इम्पोर्टेंट यूज़ था रेवेन्यू का, दैट वाज फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द एंटरप्राइज। ऐसे एंटरप्राइज आप कह लीजिए जो सिक होने के कगार पर है, या जो आप कह लीजिए दे आर एट अ वर्ज ऑफ बिकमिंग द सिक यूनिट, यू कैन से, जो आगे चलकर सिक यूनिट हो सकते हैं और जिनमें अगर पैसा लगाया जाए तो शायद वो प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। ऐसी कंपनीज़ में गवर्नमेंट ने आप कह लीजिए पैसे को इस्तेमाल किया। डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी पैसा आया था वो उन कंपनीज़ में लगाया गया जिनमें पोटेंशियलिटीज़ थी। गवर्नमेंट को लग रहा था जो कंपनीज़ आगे चलकर और डेवलप हो सकती है, वहाँ पर ये पैसा जो है वो इस्तेमाल किया गया। These enterprise will be given additional capital after ensuring that the management accountability। accountability का मतलब होता है आंसरेबिलिटी दोस्तों। तो जब गवर्नमेंट को ये यकीन हो गया कि कुछ इंडस्ट्री या कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, या कुछ गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी जिसमें और पैसा लगाने से लेकर आप कह लीजिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने वगैरह से कंपनी डेवलप हो सकती है, गवर्नमेंट ने ऐसी कंपनीज़ में उन पैसों को इस्तेमाल किया। सो दैट वाज द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। आसान भाषा में आप ये कह लीजिए वो यूनिट जो कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकती थी उनको बेचा गया और उनका पैसा ऐसी कंपनीज़ में लगाया गया जो आगे चलकर प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है। बिसाइड दिस, थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वॉज रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस पर्सोनल। तो गाइज देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट इज़ एक्चुअली अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, यू कैन से। ये बहुत ही तकलीफ़ देने वाली चीज़ होती है क्योंकि जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे थे, हज़ारों लाखों लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, जब डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो मेजरली लोगों को आप कह लीजिए जॉब प्लेस छोड़नी पड़ जाती है। दे विल गेट डिस्प्लेस फ्रॉम द जॉब। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जब आप बात करते हो, प्राइवेट सेक्टर आर हाईली प्रॉफिट मोटिव और हाईली प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वो ज़्यादा लोगों को रखेंगे नहीं, वो कम लोगों से ज़्यादा काम करवाने में बिलीव करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। तो जिन लोगों का जॉब चला गया उनके लिए भी तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना ही है। तो डेफिनेटली ये जो पैसा आया था डिसइन्वेस्टमेंट के ज़रिए, इस पैसे को इस्तेमाल किया गया आप कह लीजिए रीट्रेनिंग के लिए और रिहेबिलिटेशन ऑफ वर्कर के लिए। उन वर्कर्स को दूसरी जगह पर आप कह लीजिए जॉब वगैरह अरेंज करके दिए गए ताकि उन वर्कर्स का भी आप कह लीजिए जो घर है वो चल सके या उनको भी सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। सो दैट वाज द थर्ड रीज़न। फोर्थ रीज़न वाज रेजिंग द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। गाइज, एफिशिएंसी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी आप कम इनपुट में आप कह लीजिए जस्ट अ मिनट, या अगर आप बहुत ही कम इनपुट यूज़ कर रहे हो और उस कम इनपुट में अगर आप मेजर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो,
या आप कह लीजिए ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इन दैट केस इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट डेफिनेटली लोगों को ये गवर्नमेंट को ये यकीन था कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो डेफिनेटली प्राइवेट कैपिटल इनफ्लो होगा, प्राइवेट पार्टीज़ गवर्नमेंट की कंपनी में आप कह लीजिए पैसा लगाएंगी। जब प्राइवेट कंपनीज पैसा लगाएंगी तो डेफिनेटली मैनेजमेंट में भी आप कह लीजिए इंटरफेयर करेंगी, और जब प्राइवेट कंपनीज मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेंगी, प्राइवेट शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेंगे, देयर विड बी अ प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट का प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा, जिसके बाद डेफिनेटली गवर्नमेंट कंपनीज का ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, जिससे उनका रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ेगा, और इससे आप कह लीजिए जो डेफिसिट होता था गवर्नमेंट कंपनीज़ को, वो डेफिसिट होना बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी तरीके से कंज्यूमर को भी डिसइन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा बेनिफिट हुआ। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हुआ गाइस, गवर्नमेंट बैंक्स में आप अगर आज भी अगर गवर्नमेंट बैंक्स में जाते हो तो आप एक चीज़ नोट करते हो, गवर्नमेंट बैंक्स में कंज्यूमर को या कह लीजिए आप जो कस्टमर है उनको प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया जाता, प्रॉपर वैल्यू डिलीवर नहीं किया जाता, क्योंकि आप कह लीजिए कहीं ना कहीं बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज मोनोपोली सिचुएशन में थी, इसीलिए अल्टीमेटली कंपनीज़ को प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही थी। दोस्तों मैं भिवंडी में रहता हूं, और कुछ साल पहले तक आप कह लीजिए भिवंडी में जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई की जाती थी, और हर हफ्ते आप कह लीजिए कई बार पावर कट होता था, कई बार लो शेडिंग होती थी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरी तरह से प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है, टोरेंट को यहाँ पर आप कह लीजिए इंट्रोड्यूस किया गया है। टोरेंट एक प्राइवेट कंपनी है, 24 आवर सर्विस अवेलेबल होता है। नो डाउट वो कॉस्टली है कंपैरेटिवली, बट सर्विस के मामले में आप कह लीजिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है, बिकॉज दे नो वेरी वेल कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, एंड अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कह लीजिए प्राइवेट सेक्टर का कस्टमर को यही एक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो प्राइवेट इंटरप्राइज हैं पब्लिक इंटरप्राइज के कंपैरिजन में आप कह लीजिए दे आर हाईली मोटिवेटेड, दे आर हाईली कंसर्न अबाउट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो दे थिंक अबाउट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट मिलता है, वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं आप कह लीजिए, जो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है। Besides this, the most important point I must say, it completely eliminate political interference. Guys, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका मदर प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ही जन्म देता है आपके लीजिए बाकी प्रॉब्लम्स को। तो क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जब डिसइन्वेस्ट की जाती है तो वो प्राइवेट पार्टीज़ के हाथ में आ जाती है। प्राइवेट पार्टीज़ की वजह से आप कह लीजिए किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, डेफिनेटली इससे एफिशिएंसी बढ़ जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल है। अल्टीमेटली आप कह लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है। तो ये एक आप कह लीजिए मेन ऑब्जेक्टिव था। बिसाइड दिस, रिटायरिंग द पब्लिक डेब्ट। दोस्तों अगर आपने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ा है तो वहाँ पर आपने एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखी होगी कि इंडिया के ऊपर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन था। आप यूँ कह लीजिए इतना लोन था कि 21,000 करोड़ हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे थे। सोचिए ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो एक बार सोच कर देखिए लोन अमाउंट क्या रहा होगा। तो देयर वाज अ ह्यूज डेब्ट ऑन इंडियन गवर्नमेंट। इस डेब्ट को ख़त्म करना ज़रूरी था, क्योंकि उसके ऊपर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी पे कर रहे थे, जिससे आपका पैसा देश के बाहर जा रहा था। तो डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा मिल रहा था उन पैसों से गवर्नमेंट ने पब्लिक डेब्ट को रिटायर करना शुरू किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो दोस्तों जो करंट इंडस्ट्रीज़ थी, जो अवेलेबल इंडस्ट्रीज़ थी, जो प्रॉफिट पोटेंशियलिटीज़ रखती थी, जो आगे चलकर और प्रॉफिट अर्न कर सकती थी, बुक कर सकती थी, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके पास में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। और अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, इंटरनेशनल कंपटीशन के अकॉर्डिंगली चलना है, तो उसके लिए आपके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो लॉस मेकिंग यूनिट है उनको डिसइन्वेस्ट किया, और डिसइन्वेस्टमेंट करके जो भी पैसा था उन पैसों को गवर्नमेंट ने यूज़ किया फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से आप कह लीजिए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो
अंडर परफॉर्मेंस थी वो प्रॉपर परफॉर्म करने लगी, उनका एफिशिएंसी बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया और डेफिनेटली इन सभी चीज़ों के वजह से बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल सिकनेस था वो कंट्रोल में आ गया। और इसी के साथ साथ प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ने की वजह से आप कह लीजिए कहीं ना कहीं कस्टमर को भी बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिले। कंपटीशन बढ़ने की वजह से आप कह लीजिए कस्टमर को बेटर बेनिफिट मिलने लगे। स्ट्रैटेजिक यूनिट जितने भी थे उनके भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगे। तो दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आई होप आपको सारे टर्म क्लियर्स हैं। अगर आपको कोई भी टर्म नहीं समझ में आ रहा है यू कैन मैसेज मी, कमेंट कर सकते हो आप। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।